हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बायो फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड देखेंगे। प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में पूरा देखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। व्हाट इज़ बायो फर्टिलाइजर्स? बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? इसको बायो इनोकुलेंट्स भी बोलते हैं। ये जो बायो फर्टिलाइजर्स होता है, ये ऐसे फार्मूलेशन प्रिपेयर किए गए होते हैं जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और वो जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो प्लांट न्यूट्रिएंट को सप्लाई करते हैं, और स्पेशली नाइट्रोजन और फास्फोरस न्यूट्रिएंट को ये सप्लाई करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? ऐसे फार्मूलेशन जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और वो प्लांट न्यूट्रिएंट को सप्लाई करते हैं। और इसको यूज कैसे किया जाता है? इसको हम सीड के एप्लीकेशन के समय यूज कर सकते हैं, मतलब सीड के साथ यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉइल पे अप्लाई कर सकते हैं, और जब कंपोस्टिंग में मिला के, मतलब इसको कंपोस्टिंग में मिला के भी हम बायो फर्टिलाइजर्स को यूज कर सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंक्रीज करना, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी माइक्रोबियल प्रोसेसेस होते हैं वो सब एक्सेलरेट हो जाएंगे, मतलब वो माइक्रोबियल प्रोसेसेस जो प्रोसेस हैं वो अच्छे से होने लगेंगे। तो होगा क्या कि जो भी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अवेलेबल होने लगेंगे, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, उनका एक्सटेंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या क्या काम करता है ये हमने देख लिया। न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बढ़ा दिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी बढ़ा दिया। और ये जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई के बेसिस पे ये दो प्रकार के हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म और फास्फोरस फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म। मतलब न्यूट्रिएंट कौन कौन से न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं इस बेसिस पे ये दो प्रकार के हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस वाले। नाइट्रोजन में देखेंगे तो ये 3 प्रकार का है। तो सबसे पहला क्या है? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब है कि इसको किसी प्लांट के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, ये सॉइल में रहेंगे और अपना मतलब खुद से नाइट्रोजन फिक्स करते रहेंगे, चाहे प्लांट खेत फील्ड में लगा हो या ना लगा हो। तो उसमें एरोबिक बैक्टीरिया आते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसमें क्या है? एजिटोबैक्टर क्रोकम, यह है एरोबिक बैक्टीरिया फ्री लिविंग। और ये जो फ्री फिक्सर्स है, मतलब फ्री लिविंग बैक्टीरियाज हैं, जैसे एजिटोबैक्टर है, वो वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन में मोस्टली यूज़ होता है। और दूसरा है एनएरोबिक बैक्टीरिया, मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये अपना काम करते हैं। उसमें है क्लोस्ट्रेडियम, क्रोमेटियम भी है, क्लोरोबियम भी है, यही है। और आप दूसरा कहीं और से भी किसी दूसरे बुक से भी देख सकते हैं नाम, क्योंकि बस इतने से कुछ होने वाला नहीं है और आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर दूसरा है एसोसिएटिव सिम्बायोटिक। ये सिम्बायोटिक नहीं होगा। एसोसिएटिव में क्या है? एसोसिएटिव मतलब जैसे वो प्लांट के साथ तो रहेंगे लेकिन सिम्बायोसिस रिलेशन में नहीं रहेंगे, मतलब जैसे प्लांट के रूट के पास रहेंगे और अपना नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। और सिम्बायोसिस में क्या अंतर है? सिम्बायोसिस में दो, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट दोनों को बेनिफिट होता है, और एसोसिएटिव में प्लांट के नीचे रहेगा लेकिन किसी को एक दूसरे को बेनिफिट नहीं होता करते हैं दोनों, बस एक फिक्स करता है उसमें। इसमें है सिम्बायोटिक में। एसोसिएटिव में क्या है? माइक्रो एरोबिक। तो इसमें क्या है? एग्जाम्पल एजोस्पाइरिलम, ये प्लांट के रूट के साथ एसोसिएट होता है लेकिन सिम्बायोसिस नहीं होगा, यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं। ये किस में यूज होता है? सोरगम और पर्ल मिलेट, बाजरा में यूज होता है। अब सिम्बायोटिक फिक्सेशन में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सिम्बायोटिक में नोड्यूल फॉर्मिंग, मतलब नोड्यूल बना भी सकते हैं, नोड्यूल नहीं भी बना सकते हैं। तो नोड्यूल फॉर्मिंग में क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम एरोबिक है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपना काम करता है, और ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, ये प्लांट पे डिपेंड होते हैं, ये मतलब दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। और ये लेग्यूम्स के रूट में नोड्यूल्स होते हैं, उस नोड्यूल्स के अंदर लेग हीमोग्लोबिन होते हैं, उनके प्रेजेंस में ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो जैसे ये लेग्यूम्स का रूट है, उसके अंदर एक ऐसे नोड्यूल बना होगा, उसके अंदर ये लेग हीमोग्लोबिन ये होगा, उसके प्रेजेंस में ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और कब हमें मालूम चलेगा कि नाइट्रोजन जो है वो मतलब उस नोड्यूल के अंदर अच्छा खासा नोडुलेटिंग बैक्टीरिया प्रेजेंस है, मतलब लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंस है, ये पिंक कलर का होगा। पिंक कलर का होगा तो अच्छा खासा बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट है। कॉमन बायो स्ट्रेंस ऑफ
राइजोबियम, इसका मतलब क्या है कि जैसे राइजोबियम कल्चर कई प्रकार के हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 5 प्रकार का, इसी तरह से और भी होते हैं। तो किसी क्रॉप्स के लिए राइजोबियम स्पीसीज जो है वो डिफिनिट होता है, मतलब उसके लिए डिफाइंड है कि इस क्रॉप में हम यही वाला राइजोबियम कल्चर इनोकुलेट करेंगे, नहीं तो उतना अच्छा खासा नाइट्रोजन फिक्स नहीं होगा। तो जैसे राइजोबियम मेलिलोटी है, ये किस लेग्यूम क्रॉप में इनोकुलेट करेंगे? मेडिकागो, ट्राइगोनिला, मेलिलोटस। राइजोबियम ट्राइफोलियम बर्सी में, राइजोबियम लेगुमिनोसिरम पी लेंटिल में, राइजोबियम फेजियोलस में, राइजोबियम जैपोनिकम सोयाबीन, काउपी, ग्राउंडनट, सनहेम्प में। मतलब इसमें क्या है कॉमन बायोस्ट्रेंस वाला, जैसे अगर हम सोयाबीन क्रॉप लगाए हैं और हमें राइजोबियम कल्चर इसमें इनोकुलेट करना है तो हम राइजोबियम जैपोनिकम वाला ही कल्चर इनोकुलेट करेंगे, न कि राइजोबियम ट्राइफोली हम इसमें करते हैं, ये गलत है, इससे इनोकुलेशन नहीं होगा अच्छे से। तो फिर आते हैं नोड्यूल फार्मिंग में ही दूसरा है राइजोबियम के बाद एक्टिनोमाइसीट्स। इसमें कौन कौन से जीनस नाइट्रोजन फिक्स करते हैं नोड्यूल बना के? फ्रैंकिया और कैसियोएरेनास एल्डर, ये एक्टिनोमाइसीट्स के जीनस हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं नोड्यूल बना के। अब उसके बाद है विदाउट नोड्यूल वाले में। विदाउट नोड्यूल में क्या है सिम्बायोटिक में? ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, एनाबिना एजोली, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसका नाम है एनाबिना एजोली। वो एक वाटर फर्न है एजोला पिनाटा के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के विदाउट नोड्यूल, बिना नोड्यूल बनाए हुए नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और ये पैडी के फील्ड में होता है, राइस के खेत में। और ये जो एनाबिना एजोली है वो रहता कहाँ है? जो फ्लोटिंग फर्न एजोला पिनाटा है उसके लीव्स के अंदर कैविटीज़ होते हैं, ये उनके अंदर रहता है एनाबिना एजोला। फिर दूसरा है फास्फोरस, नाइट्रोजन का हमने देख लिया, अब फास्फोरस के बारे में आते हैं। फास्फोरस में दो हैं, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर, फॉस्फेट अब्जॉर्बर या फिर फॉस्फेट मोबिलाइजर। तो फॉस्फेट, ये जो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर कल्चर है उसे हम सॉइल में यूज कर सकते हैं। बिकॉज क्यों यूज करते हैं ये देखा जाए, जो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस यूज ऑफ DAP एंड NPK, अगर हम DAP और NPK का लगातार यूज करते हैं तो सॉइल में सल्फेट और फॉस्फेट रेसिड्यूज, मतलब सल्फेट और फॉस्फेट टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो उसको हम सॉल्युबलाइज करने के लिए फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर या फिर वैम, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा यूज करते हैं, जो कि सल्फेट और फॉस्फेट को सॉल्युबलाइज कर देता है। फिर आते हैं अब हम किस तरह से इसे यूज करेंगे। अगर सीड इनोकुलेंट की तरह यूज करना है तो कैसे करेंगे? बायो फर्टिलाइजर को अगर सीड इनोकुलेंट की तरह यूज करना है तो कैसे करेंगे? 1 पैकेट ऑफ राइजोबियम कल्चर लेंगे, तो जिसके अंदर 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर होता है, मतलब राइजोबियम के एक पैकेट में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर होता है। तो 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 3 पैकेट राइजोबियम कल्चर सफिशियंट होता है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जितना हमें पानी चाहिए, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर लेंगे, उसे 300 ग्राम ऑफ जैगरी, जैगरी मतलब गुड़ जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर को लेके 300 ग्राम जैगरी उसमें ऐड करके बॉयल करेंगे, फिर उसे ठंडा होने देंगे, उस सॉल्यूशन को ठंडा होने देंगे। फिर वो जो जैगरी सॉल्यूशन बना है उसके अंदर हम राइजोबियम इनोकुलम को मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद सीड पे स्प्रिंकल कर देंगे, मतलब सीड पे छिड़क देंगे और सीड को थ्रोली मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा सीड इनोकुलेंट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना प्लांट सीड को फील्ड में फेंक सकते हैं, मतलब ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। अगर हमें सॉइल इनोकुलेट करना है, मतलब बायो फर्टिलाइजर्स को सॉइल पे इनोकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? पर हेक्टेयर के हिसाब से 2 kg हमें राइजोबियम कल्चर चाहिए, बायो फर्टिलाइजर चाहिए। तो इसमें क्या करना है, एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर कल्चर लेंगे हम 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से, 25 kg FYM मिलाएंगे। फिर उसको हम सीड के ट्रांसप्लांटिंग के पहले बिफोर फील्ड में हम उसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे। जो हम कल्चर अपना बनाएंगे सॉइल इनोकुलेंट के लिए उसे हम ब्रॉडकास्ट कर देंगे। इससे होता क्या है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो 20 से 25 kg नाइट्रोजन राइस फील्ड में ऐड करता है। 20 से 25 kg नाइट्रोजन ऐड करेगा तो राइजोबियम जो है वो 25 से 30% सक्सीडिंग क्रॉप का यील्ड बढ़ा देता है। तो मतलब जो राइजोबियम कल्चर है वो हमने, जैसे इस बार हमने कोई क्रॉप लगाया है पल्सेस का,
पल्सेस मान लीजिए हमने ग्रीन ग्राम लगाया, मूंग का लगाया, उसमें हमने राइजोबियम कल्चर को ऐड कर दिया ग्रीन ग्राम में, तो जो राइजोबियम का बेनिफिट है वो ग्रीन ग्राम को न मिलके जो अगला क्रॉप हम लगाएंगे उसको ज़्यादातर उसका बेनिफिट मिलता है। जो मतलब अगला क्रॉप में मान लीजिए हम वीट लगा रहे हैं तो वीट को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उस नाइट्रोजन का। तो ये देख लिया हमने। फिर देखते हैं सॉइल में कौन कौन से माइक्रोफ्लोरा किस पीएच रेंज में पाए जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया है वो लगभग न्यूट्रल पीएच पे पाया जाता है, मतलब 6.5 to 8 पीएच पे बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी होती है सॉइल में। और जो फंजाई है वो एसिडिक सॉइल को प्रीफर करता है 4.5 to 6.5 पीएच। और जो एक्टिनोमाइसिट्स है वो स्लाइटली अल्कलाइन कंडीशन को प्रीफर करता है, मतलब मोर देन 8.5 पीएच को एक्टिनोमाइसिट प्रीफर करता है। अगर हम 1 ग्राम सॉइल लेते हैं तो माइक्रोफ्लोरा सबसे ज़्यादा कौन से माइक्रोफ्लोरा होंगे नंबर बेसिस पे। तो 1 ग्राम सॉइल अगर हम लेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होगा, फिर उसके बाद एक्टिनोमाइसिट्स, फंजाई, फिर एल्गी। अब देखा जाए प्लांट यूज्ड फॉर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इंडिकेटर, मतलब अगर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है तो किस प्लांट पे सबसे पहले सिम्टम दिखने लगता है। इस बेसिस पे हमने कुछ न्यूट्रिएंट को इंडिकेटर, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से रिलेटेड इंडिकेटर प्लांट बनाया है। देखते हैं क्या क्या है। अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को देखना है तो हम कॉलीफ्लावर, कैबेज प्लांट को इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे। फास्फोरस के लिए मस्टर्ड, पोटेशियम के लिए पोटैटो, तो पोटेशियम से पोटैटो याद कर लीजिए। और फिर कैल्शियम से कॉलीफ्लावर, सी ए कॉलीफ्लावर कैबेज हो गया। सोडियम से शुगर बीट या फिर टर्निप हो गया। बोरॉन सनफ्लावर, फेरस सोरगम के लिए। तो ये जो डाटा है वो आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट पे, थोड़ा लंबा टॉपिक है ये। प्लांट न्यूट्रिएंट जनरल क्लासिफिकेशन पे देखते हैं क्या क्या है। मेजर आर मैक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब ये जो न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए प्लांट को। तो ये जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट को मोर देन 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए, मतलब अगर 1 ppm से ज़्यादा चाहिए तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आएगा, मेजर न्यूट्रिएंट में आएगा। तो इसमें 3 है, बेसिक न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। बेसिक न्यूट्रिएंट में क्या है CHO, इनको स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट को बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में NPK आ जाएगा, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो मेजर न्यूट्रिएंट में क्या कहा है CHO, NPK, Ca, Mg, S। फिर आते हैं माइनर आर माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब ये कम अमाउंट में चाहिए। तो ये प्लांट को कितना चाहिए, लेस देन 1 ppm में ये प्लांट को चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे माइनर आर माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसे हम ट्रेस एलिमेंट या फिर ओलिगो एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रेस मतलब बहुत कम मात्रा में चाहिए तो हम ट्रेस एलिमेंट बोल देंगे या फिर ओलिगो एलिमेंट बोल देंगे। इसमें क्या क्या है, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, क्लोरीन एंड मोलिब्डेनम। ये जो मोलिब्डेनम है उसे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। तो इससे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, विच इज अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो वो है मोलिब्डेनम, इसे याद रखिए। अब देखते हैं इमोबाइल न्यूट्रिएंट कौन कौन से आते हैं। कैल्शियम एंड बोरॉन इमोबाइल है, मतलब ये एक जगह से दूसरे जगह अच्छे से नहीं जा पाते हैं, इनका मोबिलिटी बहुत ही कम होता है। तो इनका मोबिलिटी कम है तो डिफिशियंसी भी इनसे ज़्यादा होगा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए, मतलब किनका काम एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है, तो जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के को एनर्जी एक्सचेंज एलिमेंट बोला जाता है। कैटायन न्यूट्रिएंट मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये जो हैं ये सब इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये कैटायन न्यूट्रिएंट हो गए। एनायन न्यूट्रिएंट में ये इन सब के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये सब एनायन न्यूट्रिएंट हो गए। बोथ एनायन एंड कैटायन में मतलब ऐसा न्यूट्रिएंट जो एनायन और कैटायन दोनों में यूज होता हो, तो ये है नाइट्रोजन। एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि विच न्यूट्रिएंट इज बोथ एनायन एंड कैटायन, मतलब किस एनायन और कैटायन के फॉर्म में यूज होता है, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है, तो वो है नाइट्रोजन। NH4+ NO3-, मतलब प्लस भी है माइनस भी है। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसेंशियल एलिमेंट में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, तो वो है बोरॉन। फिर आते हैं अदर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट में। इसेंशियल एलिमेंट, इसेंशियल न्यूट्रिएंट में कौन कौन से हैं। अर्नोन एंड स्टाउट के समय, अर्नोन की स्पेलिंग गलत है आप लोग सही कर लीजिएगा, ARNON। अर्नोन एंड स्टाउट के समय 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट थे। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अर्नोन और स्टाउट के समय कितने इसेंशियल एलिमेंट थे, 16।
कौन कौन से थे? CHO, NPK, CAMG, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन। और जो निकेल है वो 1987 में 17th इसेंशियल एलिमेंट के तौर पे पाया गया। तो और निकेल को 17th इसेंशियल एलिमेंट बोला कौन था? ब्राउन, साइंटिस्ट हैं ब्राउन एटॉल। ब्राउन एटॉल का मतलब क्या है? जो ब्राउन के साथ साथ और भी साइंटिस्ट लोग थे, उनके स्टूडेंट्स थे वो सब। व्हाट इज क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी? मतलब इसका मतलब यह है कि कब हम कहेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट के लिए इसेंशियल है। इस कॉन्सेप्ट को कौन दिया है? अर्नॉन एंड स्टाउट 1939 में। तो क्या है मतलब उस न्यूट्रिएंट को हम कब बोलेंगे कि वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है? जब उसकी डिफिशियंसी से प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट ना कर पाए। मतलब अगर उस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है और प्लांट अपना लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाता है तो वो जो न्यूट्रिएंट है वो इसेंशियल एलिमेंट माना जाएगा। और इसमें दूसरा क्या है कि उस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से जो भी दिक्कत आएगा वो केवल वही न्यूट्रिएंट कंप्लीट कर पाएगा। मतलब उस डिफिशियंसी को, उस सिम्टम को वही केवल क्लियर कर सकता है, उसके जगह कोई दूसरा न्यूट्रिएंट हम नहीं दे सकते हैं। और ये हो गया दूसरा। और एक अर्नॉन पे आते हैं। फिर ये जो अर्नॉन और स्टाउट थे उसमें से अर्नॉन ने इसी क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी को 1954 में फिर से रिफाइन किया था। तो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि अर्नॉन ने किस साइंटिस्ट ने रिफाइन किया था? अर्नॉन ने किस ईयर में? 1954। आते हैं लॉ ऑफ मिनिमम। इसको कौन दिया है? जस्टस वॉन लाइबिग ने 1840 में। अब ये क्या है लॉ ऑफ मिनिमम? इसका मतलब ये है कि जैसे 16 लगभग 17 इसेंशियल एलिमेंट हैं, 17 में से 16 जो हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब अच्छे खासे अमाउंट में सॉइल में हैं। तो और जो 17वां है, कोई 17वां होगा एलिमेंट वो कि बहुत स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो जो प्लांट का ग्रोथ है वो उस 17th जो 17वां एलिमेंट है उससे कंट्रोल होगा, न कि जो 16 खूब ढेर सारे अमाउंट में प्रेजेंट थे। तो मतलब यही है कि प्लांट के ग्रोथ के लिए जो स्मॉलर क्वांटिटी वाला न्यूट्रिएंट है, मतलब जो कम मात्रा में है, हमें उसे बढ़ाना होगा। जो 16 पहले से ही ढेर सारे प्रेजेंट थे एडिक्वेट अमाउंट में, उसे न बढ़ा के हमें स्मॉलर क्वांटिटी वाले को ज़्यादा देना होगा। फिर आते हैं बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं। तो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट लगभग 4 हैं: सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट। तो ये जो 4 एलिमेंट हैं, न्यूट्रिएंट है, इसको हम बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कहते हैं। फिर फंक्शनल न्यूट्रिएंट क्या है? तो जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म है वो डीजे निकोलस दिए थे 1963 में। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म कौन दिया है। तो टोटल फंक्शनल न्यूट्रिएंट कितने हैं? ये है टोटल फंक्शनल न्यूट्रिएंट 21। ये 20 नहीं होगा, टोटल फंक्शनल न्यूट्रिएंट होगा 21। जैसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने थे? यहाँ पे 17 लिख लीजिए, 17 और प्लस बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट 4। मतलब हम इसेंशियल एलिमेंट और बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट को ऐड कर देंगे तो वो फंक्शनल न्यूट्रिएंट के बराबर आ जाएगा, मतलब 21। तो वही लिखा है, इंक्लूड्स ऑल 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन एडिशन टू 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कलेक्टिवली नोन एज फंक्शनल न्यूट्रिएंट। वही लिखा है। तो यहाँ पे 16 नहीं 17 होगा। इसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फॉर्म ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट में कितने कॉन्सेंट्रेशन में होता है और उसका प्लांट उसको किस फॉर्म में अपटेक करता है। तो मेजर न्यूट्रिएंट में देखते हैं CHO को। कार्बन लगभग 45% प्रेजेंट होता है और इसका अपटेक कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्लांट इसको अपटेक करता है एटमॉस्फेयर से। हाइड्रोजन 6% H2O से। ऑक्सीजन 45% होता है प्लांट में और इसको प्लांट किस तरह से लेता है? मोस्टली H2O के फॉर्म में, मतलब H2O से ऑक्सीजन को लेता है और थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर से भी ले लेता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन को प्लांट किस फॉर्म में लेता है? वो है H2O, मेन H2O ही है, H2O को तोड़ने पे लेता है प्लांट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में देखते हैं NPK के बारे में। NPK 1.5% मतलब प्लांट में होता है। NH4+, NO3-। तो यहाँ पे लिखा नहीं अच्छे से, आप
अगर निम्रा सुंदा की बुक से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एकदम अच्छे से लिखा होगा, तो आप लोग वहाँ सही कर लीजिएगा। अब चलिए आते हैं फिर फॉस्फोरस पे। 0.2% प्रेजेंट है और H2PO4 माइनस HPO4 2 माइनस के फॉर्म में प्लांट इसको अपटेक करता है। पोटेशियम 1% प्रेजेंट है प्लांट में, इसको K+ के फॉर्म में लेते हैं प्लांट। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम 0.5% प्रेजेंट है, इसको Ca2+ के फॉर्म में, Ca2+ के फॉर्म में। मैग्नीशियम 0.2% प्रेजेंट है, मैग्नीशियम Mg2+ के फॉर्म में प्लांट इसको लेता है। सल्फर 0.1% है, SO4 2 माइनस या फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तो यहाँ पे SO4 2 माइनस होगा, लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इस PDF में गलती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें आयरन है, जैसे 100 ppm प्लांट के अंदर 100 ppm आयरन होता है लगभग, तो आयरन को Fe2+, जैसे आयरन 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, तो रिड्यूस्ड फॉर्म में प्लांट इसको ज़्यादा अपटेक करता है, तो ये Fe2+ है और ये Fe+3 है, तो प्लांट इसको 2 फॉर्म में ले रहा है, Fe2+, Fe3+। जिंक 20 ppm प्रेजेंट है, Zn2+। मैग्नीज 50 ppm है प्लांट में, Mn2+ के फॉर्म में। बोरॉन 20 ppm है, H3BO3 बोरिक एसिड के फॉर्म में इसको प्लांट अपटेक करता है। कॉपर 6 ppm, Cu2+। मॉलिब्डेनम लेस देन 1 ppm होता है प्लांट में, MoO4 2 माइनस। क्लोरीन 100 ppm, Cl माइनस। निकल 0.1 से 1 ppm, Na2+। एसिडिक सॉइल में फास्फोरस जो होता है वो H2PO4 माइनस के फॉर्म में ज़्यादा अवेलेबल होता है, और एल्कलाइन सॉइल में मतलब हाई pH पे जो फास्फोरस है वो PO4 3 के फॉर्म में ज़्यादा अवेलेबल होता है। और ज़्यादातर प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को रिड्यूस्ड फॉर्म में लेना पसंद करते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के मुकाबले, मतलब जैसे Fe2+ और Fe3+ होता है तो प्लांट्स Fe2+ को ज़्यादा प्रीफर करेगा Fe3+ के मुकाबले, और Mn2+ को ज़्यादा प्रीफर करेगा Mn3+ के मुकाबले, मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म में प्लांट ज़्यादा लेने की कोशिश करता है। अब ये कुछ सॉल्ट टेस्ट रेटिंग चार्ट फॉर अवेलेबल न्यूट्रिएंट, मतलब किस न्यूट्रिएंट को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्शन के लिए क्या हम यूज करते हैं, ये सब दिया गया है। अब इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब है नहीं, ये डाटा आप लोग याद कर लीजिए। जैसे एक हम बता देते हैं, ये जो नाइट्रोजन है, इसके एक्सट्रैक्शन के लिए हम, मतलब इस अवेलेबल नाइट्रोजन को हम बताने के लिए हम अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का यूज करते हैं। और इसमें रेटिंग में क्या लिखा है, अगर लेस देन 280 है तो वो लेस देन 280 kg नाइट्रोजन है पर हेक्टेयर में, तो वो लो स्टेटस माना जाएगा नाइट्रोजन के लिए। 281 से 560 है तो वो मीडियम माना जाएगा, और मोर देन 560 है kg पर हेक्टेयर तो वो हाई नाइट्रोजन माना जाएगा। तो इसी तरीके से ये सब भी है, इसे आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिए, इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। तो आते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के रोल, डिफिशियंसी सबको देखा जाए तो सबसे पहला क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन प्लांट को ग्रीन कलर बनाने में हेल्प करता है, मतलब जो प्लांट का ग्रीनरी रहता है पूरा ग्रीन कलर का दिखता है वो सब नाइट्रोजन की वजह से होता है। और ये वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रीफर करता है, मतलब प्लांट नाइट्रोजन की वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा होता है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ किस में ज़्यादा ज़रूरी है, फॉडर क्रॉप में, तो फॉडर क्रॉप में नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ता है। और वेजिटेटिव ग्रोथ ये जो जैसे ये सॉइल सरफेस है, तो नाइट्रोजन सॉइल सरफेस के ऊपर वाला जो रीजन है प्लांट का, ये सॉइल सरफेस के ऊपर वाला जो रीजन है उसको अच्छा बनाने में हेल्प करता है। तो एबाव ग्रोथ में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन है उसमें मतलब मेन कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। एमिनो एसिड्स में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है, ये तो एग्जाम में भी पूछा गया है, JRF ये सब में। और ये जो नाइट्रोजन है वो क्लोरोफिल और कोएंजाइम्स का भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब नाइट्रोजन कई सारे कंपाउंड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और ये जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के सिंथेसिस में भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन के सिंथेसिस में कौन सा न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व है, वो है नाइट्रोजन।
तो नाइट्रोजन के डिफिशियंसीज क्या होता है, जो लोअर लीव्स हैं वो येलो हो जाते हैं और ड्राइज हो जाते हैं। लोअर लीव्स यहाँ पे क्यों बोला है, जो NPK होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये सब हाईली मोबाइल होते हैं। जैसे प्लांट लेते हैं, जैसे ये कोई प्लांट है, ये प्लांट है। अब हाईली मोबाइल का मतलब क्या है, हाईली मोबाइल का मतलब जैसे ये हमने पीले कलर से नाइट्रोजन लिया, जैसे सॉइल में नाइट्रोजन था, ये प्लांट के रूट तक आया, और हाईली मोबाइल का मतलब है बहुत तेज़ी से मूव कर जाते हैं ये। तो ये सीधा ऐसे ऑब्जॉर्व होंगे और सीधा प्लांट के टिप, मतलब प्लांट के ऊपर वाले पार्ट पे चले जाएंगे। तो ऊपर वाले पे चले जाएंगे तो होगा क्या, ये इस नाइट्रोजन की डिफिशियंसी नीचे वाले पार्ट में हो जाएगी। तो मतलब जो भी हाईली मोबाइल होंगे और नीचे जो है लोअर लीव्स होते हैं, ऊपर जैसे प्लांट्स में क्या होता है, नीचे लोअर लीव्स होंगे और ऊपर न्यू लीव्स होंगे। तो नीचे डिफिशियंसी हुई है तो ओल्डर लीव्स में, मतलब पुराने वाले लीव्स में उस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी लोअर लीव्स में होगी क्योंकि ये हाईली मोबाइल होता है। और इसकी जो डिफिशियंसी से V शेप क्लोरोसिस ऑन ओल्डर लीव्स इन सीरियल क्रॉप में V शेप का क्लोरोसिस हो जाता है। येलोइंग है टिप, मतलब टिप जो उसका होता है वो येलो कलर का हो जाता है। कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो स्टार्वेशन डिजीज नाइट्रोजन के डिफिशियंसी से होता है। बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है कॉलीफ्लावर में। इसमें क्या होता है, जो कॉलीफ्लावर का वो जो हेड होता है, कॉर्ड होता है, वो बहुत ही छोटा रहता है। जैसे बटन लिखा है यहाँ पे, बहुत ही छोटा रह जाता है जो कॉलीफ्लावर का हेड होता है, या फिर कर्ड जो भी बोलते हैं। फिर फास्फोरस पे आते हैं, तो फास्फोरस डिजीज़ रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, मतलब ये डिजीज़ से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है फास्फोरस। नए सेल फॉर्मेशन में बनाने के लिए इन्हेंस करता है, मतलब न्यू सेल फॉर्मेशन में भी फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है। रूट डेवलपमेंट के लिए बढ़िया है। और नाइट्रोजन क्या था, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बेस्ट था, फास्फोरस रूट डेवलपमेंट के लिए, मतलब बिलो सॉयल में फास्फोरस आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड फॉर ग्रेन फॉर्मेशन के लिए फास्फोरस अच्छा खासा चाहिए, ग्रेन की मेच्योरिटी के लिए चाहिए। और जो फास्फोरस है वो न्यूक्लिक एसिड और फाइटिन में इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है। और ये जो फास्फोरस है उसका मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी स्टोरेज का और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ADP मतलब ADP और ATP में ही फास्फोरस होता है, मतलब एनर्जी को ट्रांसफ़र करना, इधर से उधर करना, एनर्जी को स्टोर करना, ये फास्फोरस का काम है। इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। इसके डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, केवल फास्फोरस के डिफिशियंसी से ऐसा देखा गया है कि केवल फास्फोरस के डिफिशियंसी से जो प्लांट है वो अपना लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाता है। तो इसीलिए फास्फोरस को की ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं कि विच एलिमेंट इज नोन एज की ऑफ लाइफ, वो है फास्फोरस। और फास्फोरस की डिफिशियंसी से लीव्स को डार्क ग्रीन कलर भी मिलता है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस एलिमेंट के न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से लीव्स डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है, वो है फास्फोरस। ब्राउजिंग अपीयर्स ऑन ओल्डर लीव्स, तो यहाँ पे फास्फोरस में भी ओल्डर लीव्स पे ही ब्राउजिंग देखने को मिलता है क्योंकि फास्फोरस भी हाईली मोबाइल है। और वही ब्राउजिंग बाद में रेड पर्पल कलर का हो जाता है। फास्फोरस से डिजीज़ क्या होता है, डिफिशियंसी से सिकल लीफ डिजीज। तो फिर आते हैं पोटेशियम पे। पोटेशियम का क्या रोल है, ये पोटेशियम जो है वो स्टोमेटा रेगुलेशन का काम करता है, मतलब स्टोमेटा को रेगुलेट करने का काम पोटेशियम का होता है। ये प्लांट को डिजीज़ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये कई सारे एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर का काम करता है। अगर हमें क्रॉप की क्वालिटी को बढ़ाना है तो हमें पोटेशियम अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये क्रॉप की क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये शुगर के फॉर्मेशन के लिए, शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेशियम। क्लोरोफिल फॉर्मेशन में भी पोटेशियम का अच्छा रोल है। इन प्लांट्स के प्लस आल्सो रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट, मतलब ये जो प्लांट में पोटेशियम आयन है वो ट्रांसपिरेशन रेट को कम करता है और फोटोसिंथेटिक रेट को बढ़ाता है। फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्रेन का फॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा। और ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा तो क्या होगा, प्लांट से जो वाटर लॉस हो रहा है वो कम हो जाएगा। इसको स्ट्रेस अवॉइडर भी इसी की वजह से बोलते हैं। और स्ट्रेस अवॉइडर क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसे स्ट्रेस कंडीशन में यूज किया जाता है, क्योंकि ये लगभग 60 एंजाइम को सेक्रेट करता है पोटेशियम आयन। और लग्जरी कंजप्शन
वर्ड किससे रिलेट है? यह पोटेशियम न्यूट्रिएंट से। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लग्जरी कंजप्शन वर्ड किस न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है? वह पोटेशियम। इसका मतलब क्या है? जो प्लांट होते हैं उनके अंदर पोटेशियम तो होता है, लेकिन वो पोटेशियम को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बेशन प्लांट ये बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन एब्जॉर्ब करने का मतलब ये नहीं कि उसका यील्ड भी, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। एब्जॉर्ब करने के बाद भी उसके यील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब अच्छा खासा ले रहे हैं, खूब लग्जरी कंजप्शन, मतलब खूब ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं पोटेशियम का, फिर भी यील्ड जितना था उतना ही है, यील्ड नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे। डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है? स्पॉट ऑफ डेड टिश्यू एट टिप्स। टिप्स पे कुछ डेड टिश्यू की तरह, मतलब मरे हुए टिश्यू की तरह कुछ स्पॉट्स दिखते हैं। स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग ऑन मार्जिन ऑफ बॉटम लिप्स। तो जो बॉटम लिप्स हैं, मतलब जो लोअर वाले लिप्स हैं, इसमें भी लोअर लिप्स आ गया, जो ओल्डर लिप्स हैं उसके मार्जिन पे बर्निंग जैसा कुछ दिखता है, मतलब जला हुआ कुछ लगता है। डिजीज़ क्या होता है इससे? रोसेट डाईबैक डिजीज, इसकी वजह से होता है। फिर आते हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम ये सेल वॉल का कंस्टिट्यूएंट है, और जो कैल्शियम है वो प्लांट में इमोबाइल होता है, मतलब ये प्लांट में मोबाइल अच्छा, इसकी मोबिलिटी बहुत ही कम होती है। अब मोबिलिटी जिसका जैसे नाइट्रोजन हाईली मोबाइल था, तो वो जैसे नाइट्रोजन हाईली मोबाइल था तो वो डायरेक्ट ऊपर की तरफ चला जा रहा था, तो इसकी डिफिशेंसी लोअर वाले लिप्स पे थी। और कैल्शियम जो है वो इमोबाइल है, तो ये यहीं पे रह जाएगा, मतलब ओल्डर वाले लिप्स में ही रह जाएगा कैल्शियम, तो इसकी डिफिशेंसी टॉप पे हो जाएगी। टिप पोर्शन पे कैल्शियम की डिफिशेंसी होती है, तो कैल्शियम इमोबाइल है, तो इसका डिफिशेंसी कहाँ होगा? मेरिस्टेम टिप पोर्शन पे। डिफिशेंसी क्या होता है? टर्मिनल बर्ड डाई, जो टर्मिनल बर्ड होते हैं, मतलब ऊपर वाले बर्ड होते हैं, वो मर जाते हैं। डिजीज़ में टिप हुकिंग, मतलब टिप से सब कुछ रिलेटेड होगा। ब्लॉसम इन ड्राउट ऑफ टोमेटो, इसके वजह से होता है। फिर मैग्नीशियम का रोल देखते हैं। ये क्लोरोफिल का इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, और मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम क्या है? मैग्नीशियम है। तो एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं कि एग्जाम क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम कौन सा है? मैग्नीशियम। क्लोरोसिस बिटवीन विंस, मतलब विंस के बीच में क्लोरोसिस अगर है तो वो मैग्नीशियम की वजह से है, जिसे मोटाल्ड क्लोरोसिस बोलते हैं। डिजीज़ में क्या है? सैंड राउंड डिजीज़ ऑफ टोबैको। फिर आते हैं सल्फर पे। तो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? थायोबैसिलस। मतलब ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है? वो है थायोबैसिलस। और जो सल्फर है वो ऑयल सीड्स एंड पल्सेस के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये ऑयल सीड्स में ऑयल कंटेंट को बढ़ाता है और पल्सेस में प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाता है। अब सल्फर प्रोवाइड करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? थायोयूरिया एट द रेट 1 ग्राम पर लीटर स्प्रे ऑन स्टैंडिंग क्रॉप। फिर डिजीज़ में देखते हैं क्या है? एक्योची ऑफ राइस ड्यू टू एक्सेस ऑफ H2S, मतलब H2S अगर बढ़ जाता है, H2S टॉक्सिसिटी से राइस में एक्योची नाम का डिजीज़ हो जाता है। और सल्फर के डिफिशेंसी से टी येलो डिजीज़ ऑफ टी, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टी येलो डिजीज़ किससे होता है? वो है टी के वजह, सल्फर की वजह से। फिर आते हैं आयरन। आयरन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए चाहिए होता है, और ये रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है लेग हीमोग्लोबिन के थ्रू, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में ये इंजाइम्स का काम करता है, एक्ट्स एज इंजाइम। इसका डिफिशेंसीज क्या होता है? इंटरविनल कंप्लीट क्लोरोसिस। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि इंटरविनल कंप्लीट क्लोरोसिस किसके है, किसकी वजह से है? मोटाल क्लोरोसिस किसकी वजह से है? स्कॉर्चिंग ऑफ लिप मार्जिन भी इसकी वजह से है। येलोइंग आर आयरन क्लोरोसिस इन ग्राउंड नट। तो पूछ सकते हैं कि आयरन क्लोरोसिस ग्राउंड नट में किसकी वजह से है? नहीं है, आयरन क्लोरोसिस के नाम से तो नहीं पूछेंगे। क्लोरोसिस इन ग्राउंड नट किस न्यूट्रिएंट की वजह से है? आयरन। फिर आते हैं मैग्नीज। क्लोरोफिल फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, कई सारे एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर का काम करता है। मैग्नीज के टॉक्सिसिटी से क्रिंकल्ड लीफ ऑफ कॉटन हो जाता है। तो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि क्रिंकल्ड लीफ ऑफ कॉटन किसकी वजह से होता है, एग्जाम में पूछेगा कि क्रिंकल्ड लीफ ऑफ कॉटन मैग्नीज के डिफिशियंसी से होता है या फिर टॉक्सिसिटी से, और हम डिफिशियंसी पे टिक कर देंगे, लेकिन होता क्या है? टॉक्सिसिटी से।
और डिफिशियंसी से क्या होता है, डेड स्पॉट ऑन लीव्स, लीव्स पे डेड स्पॉट दिखने लगते हैं। डिजीज़ में क्या है, पहला लाइट ऑफ शुगर कैन, ग्रे स्पाइक ऑफ ओट बार्ले, मार्स स्पॉट ऑफ पी। तो इसे आप लोग याद रख लीजिए। फिर कॉपर में आते हैं। ये जो कॉपर है वो प्लास्टोसाइनिन का एक कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ प्लास्टोसाइनिन में मतलब ये पाया जाता है कॉपर। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए भी इसेंशियल है। और रोसेटिंग एंड एक्सेस गमिंग जो होता है वो कॉपर के डिफिशियंसी से होता है, मोस्टली सिट्रस क्रॉप में होता है। गमोसिस एंड जेंथोमेनिया डिजीज ऑफ सिट्रस भी कॉपर की वजह से है। डाइबैक एंड रिक्लेमेशन डिजीज़ भी कॉपर के डिफिशियंसी की वजह से है। फिर बोरॉन पे आते हैं। पॉलन जर्मिनेशन से रिलेटेड जो भी होगा वो सब बोरॉन की वजह से होगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में केवल बोरॉन ही ऐसा है जो कि नॉन मेटल एलिमेंट है और सब मेटल एलिमेंट हैं। और जो बोरॉन है वो शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए भी इसेंशियल है और इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। तो हमने बोला पॉलन से रिलेटेड सब कुछ बोरॉन से रिलेटेड है। और जो भी सेल्स में वाटर रिएक्शन होते हैं या फिर सेल्स में जो वाटर का इंटेक है वो बोरॉन से रेगुलेट होता है। और ये जो बोरॉन है वो पोटेशियम कैल्शियम रेशियो को रेगुलेट करता है और प्लांट में कैल्शियम को सॉल्युबल फॉर्म में मेंटेन रखे रहता है। और जो कॉलीफ्लावर में टेस्ट होता है वो बोरॉन की वजह से होता है। अब डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर ये बोरॉन के डिफिशियंसी से, ब्राउनिंग बोरॉन। टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको बोरॉन। फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टोमेटो बोरॉन। तो ये फ्रूट क्रैकिंग से रिलेटेड जो भी होगा मोस्टली वो बोरॉन की वजह से होता है किसी भी क्रॉप में। हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस भी बोरॉन की वजह से। हैन एंड चिक डिजीज ऑफ ग्रेप भी बोरॉन की वजह से। आते हैं जिंक पे। जिंक इट रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, मोस्टली ऑक्सीजन हार्मोन के लिए IAA ये हार्मोन के लिए जिंक भी रिस्पॉन्सिबल है। एक और रिस्पॉन्सिबल है, हमने पहले पढ़ा था नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन हार्मोन के लिए कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन और जिंक। वाइट बर्ड ऑफ मेज जिंक की डिफिशियंसी से। खायरा डिजीज ऑफ राइस ये सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जो कि एग्जाम में पूछा जाता है जिंक की वजह से। लिटिल लीफ ऑफ कॉटन मतलब लिटिल लीफ से रिलेटेड जो भी मोस्टली होते हैं वो जिंक की वजह से ही होते हैं। मोटल लीफ ऑफ सिट्रस भी जिंक की वजह से। रोसेट फॉर्मेशन भी जिंक के वजह से। कोबाल्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12 मतलब साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन। तो इसमें कोबाल्ट होता है। और नोड्यूल्स में लेग हीमोग्लोबिन होते हैं, तो उस लेग हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए भी ये कोबाल्ट चाहिए होता है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लेग हीमोग्लोबिन बनाने के लिए फॉर्मेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो है कोबाल्ट। ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है रूट्स में। इसको एनिमल प्रोटीन फैक्टर भी बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एनिमल प्रोटीन फैक्टर किस न्यूट्रिएंट को बोलते हैं, वो है कोबाल्ट। फिर आते हैं मॉलिब्डेनम पे। इसको प्लांट मॉलिब्डेट के फॉर्म में मतलब MOO4 के फॉर्म में इसको अपटेक करता है। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स, नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पल्सेस में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी से होता है। और जो मॉलिब्डेनम है वो कैरेट और रेफिनस में स्वीटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर क्लोरीन Cl- के फॉर्म में ये अपटेक होता है इसका प्लांट द्वारा। हाई सेंसिटिव क्लोरीन मतलब हाई क्लोरीन सेंसिटिव क्रॉप कौन सा है, लेग्यूम एंड टोबैको। हाई सेंसिटिव मतलब क्लोरीन की अगर थोड़ी सी भी डिफिशियंसी हुई तो लेग्यूम्स और टोबैको में सिम्टम दिखने लगते हैं। कुछ और फैक्टर्स देखा जाए, फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टोमेटो बोरॉन की वजह से। रिक्लेमेशन डिजीज़ को वाइट टिप डिजीज़ भी कहते हैं जो कि कॉपर की डिफिशियंसी से होता है। सोडियम जो है वो कैम प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। कैम प्लांट का फुल फॉर्म क्या है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट। ये आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। और जो सिलिकॉन ऑब्जर्व होता है वो मोस्टली मोनोसिलिसिलिक एसिड के फॉर्म में होता है और ये राइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन। तो ये पूछ सकते हैं कि विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर राइस, तो है सिलिकॉन, या फिर सिलिकॉन इज इसेंशियल फॉर विच प्लांट, राइस। पॉलन से रिलेटेड आ गया, तो पॉलन से रिलेटेड जो भी है वो बोरॉन।
सोडियम इज इसेंशियल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। सोडियम, अगर शुगर बीट में हमें ड्रॉट टॉलरेंस करना है, मतलब ड्रॉट के लिए टॉलरेट शुगर बीट को करना है, तो वो सोडियम। क्लोरोसिस बिटवीन वेन्स एंड वेन्स रिमेन ग्रीन, मतलब जैसे जो वेन्स होते हैं उनके बीच में क्लोरोसिस हो और वेन्स जो है वो ग्रीन हो, ये मैग्नीज के डिफिशियंसी की वजह से होता है। और अगर कंप्लीट इंटरविनल क्लोरोसिस हो रहा है तो वो मैग्नीज के डिफिशियंसी से, और ये क्या था, मैग्नीशियम के डिफिशियंसी से। आयरन डिफिशियंसी से क्या होगा, जो प्रिंसिपल वीन है वो ग्रीन रहेगा, जो मतलब बड़े वाले थोड़े वीन होते हैं प्रिंसिपल वीन, वो ग्रीन रहेंगे, और जो अदर पोर्शन ऑफ लीफ है वो येलो हो जाएगा और धीरे धीरे वाइट की तरफ हो जाएगा। और मैग्नीज के डिफिशियंसी से क्या होगा, प्रिंसिपल वीन और स्मॉलर वीन ग्रीन रहेंगे और सब येलो हो जाएंगे। सिलिकॉन किसके लिए इसेंशियल है, राइस और मेज के लिए। फिर आते हैं ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन के डिफिशियंसी से। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो में क्या होता है, जैसे ये पोटैटो है, इसके अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से ब्लैक कलर का आप देखे होंगे दिखता है। जब हम पोटैटो को ऐसे कट करते हैं तो यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर का दिखता है, तो वो है ऑक्सीजन के डिफिशियंसी से। और फिर क्या है, अगर इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन होके वो किसी ऑर्गेनिक प्लांट कंस्टिट्यूएंट में कन्वर्ट होते हैं तो उसे एसिमिलेशन बोलते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।